नमस्ते दोस्तों। आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे। ये बहुत ही प्यारा कोट है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कहा जाता है कि आम के पेड़ पर एक बार ही फल लगते हैं, लेकिन पेड़ साल भर गुप्त तरीके से फल को तैयार कर रहा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जिस समय कोई भी विद्यार्थी इस पेड़ की तरह कार्य करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसी कोट में आगे कहा जाता है कि कामयाबी भी एक झटके में नहीं मिलती, सालों मौन रहकर उसकी तैयारी करनी होती है, तभी कोई भी व्यक्ति कामयाब होने में सक्षम होता है। तो आइए ये बेहतरीन कोट के साथ हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 20 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले आज एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है रफा क्रॉसिंग। ये जो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, इसी के लिए यहाँ पे ये जो लोकेशन है बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि गाजा पट्टी और मिस्र के बॉर्डर पे ये स्थित है रफा क्रॉसिंग। इसलिए ये महत्व रखता है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और जो अभी फिलिस्तीनी जो वहां से हटाए जा रहे थे गाजा पट्टी से, तो ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है लोकेशन, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो निलंबनकारी है, क्योंकि 49 एमपीज और सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। अभी हाल ही में 78 एमपीज को निष्कासित किया गया है लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर। ठीक है, तो ये लगातार आजकल न्यूज में रह रहा है कि क्या कारण है इसके पीछे। जो लगातार जो एमपीज को निकाला जा रहा है उसमें भी ये महत्व देने की बात है। जो भी लोकसभा और राज्यसभा से जो एमपी निष्कासित किए गए हैं वो सभी जो हैं वो अपोजिशन पार्टी से है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एकांगी सोच को दर्शाता है, यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यू को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि लगातार जो है वो सांसदों के निलंबन हो रहे हैं। तो इसके नियम को भी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे नियम 373, नियम 255, 374, 374 है। जैसे कि नियम 373 में कहा जाता है कि पीठासीन अधिकारी किसी भी अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सांसद को सदन से बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अव्यवस्थित आचरण के लिए ही ये नियम जो है नियम 373 लागू किया जाता है। वही नियम 374 की अगर बात करें तो यदि सांसद जो है, अगर कोई सांसद सदन की कार्यवाही को बाधित करता है तो पीठासीन अधिकारी विधायक का नाम ले सकता है और उसके बाद सदन सत्र के अंत तक सांसद को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव भी ला सकता है। तो ये जो नियम दिया गया है 374 में दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या उल्लंघने हो रही है वर्तमान समय में संसद के मर्यादा का, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और संसदीय कार्यवाही लगातार जो है प्रभावित हो रही है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है HFSS, मतलब कि हाई फैट शुगर सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बात है कि यहाँ पे टैक्स लगाने की बात की जा रही है। इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि जितने भी हम लोग पैक्ड भोजन करते हैं, पैक्ड फूड हम लोग मार्केट से लाते हैं, तो उसमें समस्या क्या होती है कि उसमें जो है उसका कंसेंट्रेशन लगातार शुगर का और सॉल्ट दोनों का बढ़ा रहता है। ठीक है, तो इसी के लिए सरकार के द्वारा ऐसा एक इनिशिएटिव लेने की बात की जा रही है जिससे कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और ये जो हम लोग स्नैक्स खाते हैं इसको हम लोग प्रतिबंधित कर सके। तो इसी के लिए एक टैक्स को आरोपित करने की बात की जा रही है, जिससे कि यहाँ पे क्लियर देखा भी गया है एक सर्वे में कि जितने भी अमीर देश हैं और गरीब देश हैं ये दोनों इस चीज से समान रूप से प्रभावित है। परंतु अगर टैक्स लगा दिया जाता है, हाल में जो है केरल में बसा कर लगाया गया है। ठीक है, तो उसी तरह का राष्ट्रीय स्तर पे एक कर लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो उपयोग हो रहा है लगातार पैक्ड फूड का, जिसमें कहीं ना कहीं शुगर और सॉल्ट दोनों का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि मोटापा। ठीक है, उसके बाद मधुमेह, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सारे जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसे हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी के लिए सरकार को इन चीजों पे, इनके बिक्री पे टैक्स लगाने की आवश्यकता है। इससे होगा क्या, अमीर लोग मान लीजिए फिर भी प्रभावित नहीं होंगे पैसे से, लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। इसी के लिए, और देखा भी गया एक सर्वे में कि जैसे ही टैक्स आरोपित किया गया है, जो गरीब लोग हैं उसका उपयोग करना बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि दुनिया भर में जो अधिक वजन वाले और मोटापे से ग्रस्त लोग हैं, लगभग 70% जो लोग हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि निम्न आय और मध्यम आय वाले लोग जो है अब मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 55% से अधिक मोटापा का केसेस देखा गया है। ठीक है, तो इसी के कारण यह धारणा बन गई है कि अधिक मोटापा
केवल उच्च आय वाले देश को नहीं और शहरी क्षेत्र में नहीं होता है और समृद्ध समुदाय में नहीं होता है, जबकि गरीब लोगों में भी ये सामान्य रूप से आ रहा है। तो इसका प्रभाव जो है लगातार जो मार्केट में जो है इस तरह के लगातार पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड बिक रहे हैं, इसका जो उपयोग कर रहे हैं लोग, इसके कारण भी बहुत तेजी से ओबेसिटी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके समाधान के लिए ही सरकार जो है टैक्स लाने की बात कर रही है। यही पूरा आर्टिकल में दिया गया है और ये आज के द हिंदू के एडिटोरियल में, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। मेंस के फॉर्मेट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी चीज को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत की जो इथेनॉल पहेली है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो लगातार प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा कि जल्द से जल्द जो है हम लोग अपने जो परिवहन से जो कार्बन उत्सर्जन होता है धुआं के रूप में, उसको कम करने के लिए पेट्रोल में जो है ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल की मात्रा लगभग 20% मिलाने की बात की जा रही है। तो इसी के लिए जो इथेनॉल के लिए जो उपयोग में लाया जाता है गन्ना और मक्का, ठीक है, तो गन्ना के उपयोग के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है जब गन्ना का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे लगातार देखा जा रहा है महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में कि वहां पे जो जल स्तर है निरंतर घटता जा रहा है उसी गन्ना के अधिकतर उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मक्का को प्रतिस्थापित करने की बात की जा रही है कि मक्का के उत्पादन से और मक्का का ज्यादा उपयोग किया जाएगा एथेनॉल के निर्माण के लिए। परंतु यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि जो फूड के लिए, जो खाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है मक्का, तो यहाँ पे इसकी कमी देखने को मिल रही है। तो इसी के समाधान के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे एक वर्ल्ड लोकेशन जो है रफा क्रॉसिंग। तो रफा क्रॉसिंग जो है वो फिलिस्तीन दक्षिण गाजा पट्टी में मिस्र के साथ रफा सीमा पर एकत्र होता है। इसको हम लोग मैप में भी देख लेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मिस्र ने फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता के लिए सीमाएं खोल दी है। ठीक है, इजिप्ट के द्वारा फिलिस्तीनियों के वापस जाने के लिए गाजा स्ट्रेट से सीमाएं खोल दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिस्र और फिलिस्तीन के बॉर्डर पे है ये क्षेत्र जो है रफा क्रॉसिंग। ठीक है, तो रफा क्रॉसिंग है क्या? तो रफा क्रॉसिंग जो है वो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच एक सीमा पार बिंदु है जो दक्षिणी गाजा पट्टी में स्थित है। यह लोगों और सामानों के लिए गाजा पट्टी में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए कुछ पहुंच बिंदुओं में से एक के रूप में कार्य करता है, जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है ये कहाँ पे है। उसके बाद मिस्र ने वर्षों से रफा क्रॉसिंग पर सख्त आंदोलन प्रतिबंध बनाए हुए रखा है, जिससे कि यह चिंता बढ़ गई है कि यह जो अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल की गाजा नाकाबंदी का समर्थन करता है, जो 2007 में हमास के नियंत्रण के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सारा मामला है। मेनली हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दे सकते हैं ये जो है रफा क्रॉसिंग। ठीक है, इधर इस साइड इजिप्ट है और इस साइड गाजा स्ट्रिप है और यहाँ पे जो है वो इजराइल का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है तीनों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो इजराइल का जो क्षेत्र है यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन बन रहा है जिसको कहा जाता है करेम शालोम गुड्स क्रॉसिंग। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ट्राई जंक्शन जो है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, उसके बाद इजिप्ट और इजराइल तीनों के बीच में शेयर होता है। ठीक है, तो ये फिगर ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लगातार जो न्यूज में आजकल आ रहा है कि सस्पेंशन कंटिन्यूज एज 49 मोर एमपीज फेस एक्शन। अभी हाल ही में 78 एमपी को संसद से निलंबित कर दिया गया था। तो इसके क्या कारण थे और अभी फिर से 49 लोगों को, 49 लोगों को और निष्कासित करने की बात की जा रही है। तो इसके क्या कारण है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो सांसदों के निलंबन के नियम पर 78 विपक्षी सांसद निलंबित हो गए हैं। सबसे अधिक, अभी तक एक दिन में सबसे अधिक सांसदों को जो निलंबन किया गया है, ये सबसे ज्यादा समय है ये, जो एक दिन में 78 विपक्षी सांसद निलंबित हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? संसद के कौन से नियम को इन्होंने प्रभावित किया? तो यहाँ पे कहा जाता है कि संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा और राज्यसभा, तो ये ध्यान रखिएगा सिर्फ लोकसभा से 78 लोगों को निष्कासित नहीं किया गया है, 78 एमपी को निष्कासित नहीं किया गया है, यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से। ठीक है, 78 विपक्षी, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अपोजिशन पार्टी के 78 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। इसके क्या क्या प्रावधान है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सांसदों के निलंबन पर क्या है नियम? तो पीठासीन अधिकारी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति संसद सदस्यों के निलंबन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के लिए किसी भी संसद सदस्य के निलंबन के लिए सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रमुख भूमिका होती है किसी भी संसद सदस्य के निष्कासन के लिए। तो लोकसभा में अध्यक्ष की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे नियम 373, नियम 374, 374 ए के अनुसार कार्य करता है। और राज्यसभा में सभापति नियमावली जो है
वो 255 और 256। तो ये ध्यान रखिएगा 373 74 जो है वो लोकसभा के लिए है और 255 56 जो है वो राज्यसभा के लिए। तो यहाँ पे आगे कहा जाता है कि नियम 373 और नियम 255 में कहा जाता है कि कोई भी पीठासीन अधिकारी इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो पीठासीन अधिकारी किसी भी, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी सांसद को सदन से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, ये 373 और 255 दोनों में इंगित किया गया और नियम 374 और नियम 256 जो है वो समतुल्य है, ये लोकसभा में है और ये राज्यसभा में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कहा जाता है यदि सांसद जो है, कोई भी सांसद अगर सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी विधायक का नाम ले सकता है या उसके बाद सदन सत्र के अंत तक सांसद को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव भी ला सकता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। उसके बाद नियम 374 में क्या प्रावधान है, तो इसे 2001 में लोकसभा की नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था और यह अध्यक्ष को गंभीर और अव्यवस्थित आचरण से निपटने का अधिकार देता है। जब कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जब सांसदों द्वारा लगातार जो संसद की गरिमा है वो खराब कर दी जाती है, तभी यहाँ पे ये 374A के अनुसार कार्यवाही की जाती है और इस नियम के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नामित एक सांसद को स्वचालित रूप से 5 दिनों की अवधि तक या फिर जब तक सेशन चलेगा सत्र के शेष भाग, जितना भी शेष भाग बचा हुआ है उसके लिए निलंबित कर देता है, ये नियम 374A के द्वारा। और यह जो नियम है वो सदन द्वारा निलंबन का प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो यह नियम जो है इसके लिए निलंबन का प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। तो राज्यसभा ने इन प्रावधान को अपनी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया है। तो ये याद रखिएगा, जो 374A जो है ये राज्यसभा में शामिल नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा में सिर्फ 255 और 56 ही है और ये जो है 374A जो है सिर्फ लोकसभा में। आगे देख लेते हैं, इसमें कहा जाता है कि सांसदों को कितने समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो अधिकतम जो है केवल एक सत्र के शेष भाग के लिए, जितना भी एक सत्र जो होता है उसके एक सेशन का शेष भाग के लिए ही निलंबित किया जा सकता है सांसदों को। लेकिन सदन किसी भी समय एक प्रस्ताव पारित करके निलंबित सदस्यों को बहाल भी कर सकता है। तो क्या अदालतें जो होती है वो सांसदों के निलंबन के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है? परंतु यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि संसदीय कार्रवाई पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, उसके हालांकि कुछ मामलों में अदालतों ने विधायिकाओं के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है। तो यहाँ पे कुछ अपवाद भी है कि जहाँ पे हस्तक्षेप किया है, खासकर विधायिकाओं के प्रक्रियात्मक कामकाज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली संविधान में दिया गया है कि 122 के अनुसार, अनुच्छेद 122 के अनुसार कि संसदीय कार्रवाई पर अदालत के समक्ष में कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। और कौन कौन से नियम थे याद रखिएगा, 255, 256 जो था राज्यसभा का, 373, 374 और 374A, ये तीनों जो था ये लोकसभा का था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसमें कहा जाता है कि एक टैक्स को लगाने की बात की जा रही है जिससे कि जितने भी वसा युक्त जो भोजन है, जितने भी पैक्ड भोजन है, जैसे कि स्नैक्स हो गए या फिर जितने भी और प्रोसेस्ड भोजन जो है लगातार जो हम लोग लाते हैं और उसे सिर्फ छोटे प्रोसेस करके खा लेते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। उसमें शुगर के साथ साथ सॉल्ट, मतलब कि चीनी और नमक दोनों का जो कंसेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। यहाँ पे लगातार बीमारियां उत्पन्न हो जा रही है, जैसे कि डायबिटीज हो गया या फिर ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी जो समस्याएं लगातार बढ़ रही है, इसका भी कहीं ना कहीं कारण देखा गया। और यहाँ पे मुख्यतः जो देखा गया है कि ये समस्याएं जो खासकर मोटापा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर में ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिया गया है कि 70% ऑफ ऑल ओवरवेटेड, ठीक है, जो 70% जो है मोटापा के शिकार जो व्यक्ति हैं वे जो है वो लो और मिडिल क्लास के इनकम के कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यह क्लियर कहा जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा नहीं, यहाँ पे और भी चीजें इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, इनका जो दिनचर्या बन गया है, ज्यादा जो आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं पैक्ड भोजन, उसी कारण जो ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, लगातार मोटापा के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि मोटापा में लगभग 55% जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं रूरल क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी संबंधित है। तो इसी के समाधान के लिए अनेक प्रकार की उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, विश्व बैंक की जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा
ये इतना ही लिख देने से आंसर में एक वेटेज बढ़ जाता है कि ये विश्व बैंक का रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि HFSS को कहा जाता है द कंजम्पशन ऑफ हाई फैट शुगर सॉल्ट, ठीक है। तो इसके विश्व बैंक के रिपोर्ट में कहा जाता है कि दुनिया भर में अधिक वजन वाले और मोटापा से ग्रस्त 70% लोग जो हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 55% की वृद्धि हो गई है, जो लगभग मोटापे का शिकार हो गए हैं। तो यह धारणा दूर हो गया कि अधिक वजन और मोटापा केवल उच्च आय वाले देशों में होते हैं और शहरी क्षेत्रों में होते हैं और समृद्ध समुदाय से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 70% जो लोग हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देश से संबंधित है, ठीक है। तो भारत में गैर संचारी रोग, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बोझ जो है 1990 में 38% से बढ़कर 2019 में 65% हो गया। और बीमारियों के वैश्विक बोझ के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में सालाना 1.2 मिलियन मौतों का कारण केवल आहार संबंधी, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो हम लोग खाना खाते हैं वो गलत तरीके से खाते हैं, गलत खाना का चयन करते हैं, आहार संबंधी जोखिम से होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कहा जा रहा है कि 65% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है वो फूड के कारण हो रहा है, ठीक है। 2017 में भारत में अधिक वजन और मोटापे का जो आर्थिक प्रभाव है 23 बिलियन डॉलर, मतलब कि मोटापे के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है जिससे कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ रहा है, इसके कारण 23 बिलियन डॉलर होने का जो प्रभाव दिख रहा है स्वास्थ्य क्षेत्रों में, हॉस्पिटल्स पे 23 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो 2060 तक यह बढ़कर 480 बिलियन डॉलर हो जाने की संभावना है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत फूड चेन के कारण है, ठीक है। गलत खाने का ये दुष्परिणाम है, देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये फिगर में बहुत अच्छा कहा गया है 79% सिटीजन्स इन फेवर ऑफ टैक्स। यहाँ पे 79% जो है लोग हैं वो इसके समर्थन में है कि जो हाई फैट जो खाना है जो मार्केट में उपलब्ध है जिसमें हाई शुगर होती है और जो ज़्यादा नमकीन खाना है उस पर टैक्स लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए 79% लोगों ने इसका समर्थन किया है कि इस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इंडियाज फूड रेगुलेटर फसाई की इज प्रपोजिंग अ न्यू टैक्स ऑन ऑल पैक्ड फूड्स विथ हाई फैट्स शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। इस पे बात की जा रही है, वोटिंग किया गया था, तो इसी में उम्मीद किया जा रहा है कि 79% लोग समर्थन कर रहे हैं इस टैक्स का, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि 2022 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में भारत लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य क्षेत्र में 2011 और 21 के बीच में 13.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखी गई, जो 2022 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में चिन्हित किया गया। देश ने HFSS, ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया खाद्य पदार्थों की खपत में चिंताजनक वृद्धि देखी। यहाँ पे लगातार देखा जा रहा है कि जो इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं जो पैक्ड फूड हैं जिसमें ज़्यादा शुगर होते हैं, ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, ये ज़्यादा उपयोग किए जा रहे हैं भारत में। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो भारत में उत्पादित खाद्य चीनी, नमक, वसा का लगभग 50% से 60% प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग द्वारा उपभोग किया जाता है, ठीक है, मतलब कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा। तो पिछले एक दशक में स्नैक्स और शीतल पेय, मतलब जी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम, उसकी बिक्री जो है 3 गुना बढ़ गई है। ये देख सकते हैं कि 10 वर्षों में जो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का जो खपत है वो लगातार 3 गुना बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। जो पिछले साल लगभग 30 अरब डॉलर, ये दोनों जो है इसका उत्पादन जो है ज़्यादा उपयोग जो है लगभग 30 अरब डॉलर का यहाँ पे उपयोग किया गया है स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक का, जो आहार संबंधी आदतों में परेशान करने वाली प्रवृत्ति को संकेतित करता है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि 30 अरब डॉलर का जो उपभोग किया गया स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक का, ये कहीं ना कहीं जो है ये गलत आदत को प्रदर्शित करता है। यह किसी भी देश के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक बात है। इससे न केवल गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होती है बल्कि उत्पादकता और आर्थिक विकास पर भी असर पड़ता है, जिससे इन उत्पादों की बढ़ती खपत को कम करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तो मोटापे से निपटने के लिए राजकोषीय उपाय अपनाने की बात की जा रही है। इसी के लिए यहाँ पे टैक्स की बात की जा रही है, टैक्स को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। इन उत्पादों की खपत को कम करने के लिए कराधान को एक प्रभावी साधन माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेशन को प्रभावी एक साधन के रूप में माना गया है क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता उनके प्रति मूल्य के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि चीनी, मीठे पेय पदार्थ पर कराधान कहीं अधिक व्यापक है और 60 से अधिक देशों में उपयोग किया जाता है, जिसमें HFSS फूड्स पर कराधान तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जरूरी है कि 60 से अधिक देश जो है वो जहां जो फूड्स पैक्ड फूड होते हैं या फिर उन पे ज़्यादा शुगर या फिर ज़्यादा फैट वाले फूड होते हैं उन पे टैक्स लगाया जा रहा है 60 देशों के अनुसार,
ठीक है। और जो प्रभावी फायदे भी दिखा रहे हैं, बहुत से गरीब लोग जो हैं उसको खरीदना छोड़ दिए हैं, जिससे उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार सुधरता जा रहा है। भारत में भी केरल ने भी 2016 में बसा कर लागू किया, ठीक है। इसमें आगे भी कहा जाता है वैश्विक स्तर पर डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए सहित लगभग 16 देशों में अब एचएफएसएस जो फूड हैं उस पर एक कर लगा दिया गया है, डेडिकेटेड टैक्स ऑन एचएफएसएस फूड, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसके एग्जांपल भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वे इस पे टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हालांकि कोलंबिया में अभी भी जंक फूड कानून बनाया गया है, जिससे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर धीरे धीरे बढ़ती लेवी पेश की गई, मतलब कि इसको कंट्रोल करने की कार्य की जा रही है, जो अन्य देशों के लिए एक मॉडल तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे जंक फूड कानून जो बनाया गया है ये भी सभी के लिए एक मॉडल कानून है, ठीक है, जो कि प्रोसेस्ड फूड और हाई फैट वाले फूड हो गए या फिर हाई शुगर हाई साल्ट वाले फूड हैं, उसको मार्केट में नियंत्रित करने के लिए ही इस तरह के टैक्स और नए कानून बनाए जा रहे हैं। भारत में केरल में भी 2016 में बसा कर लागू किया गया, जो बाद में 2017 में भारत के जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया। तो एचएफएसएस पर कर लगाने की अनिवार्यता उसके उपभोग, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा है इससे धन कमाने के लिए नहीं, इसको उपभोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बाजार विफलताओं से उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक बाह्यताओं और आंतरिकताओं में योगदान करती है, मतलब कि कंट्रीब्यूटिंग टू नेगेटिव एक्सटर्निटीज एंड इंटरनिटीज। इसी के लिए ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। इसी को कम करने के लिए इसका कम उपयोग कर, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे शराब हो गया, तो शराब जो है सेहत के लिए हानिकारक है, या फिर टबैको हो गया, वो सेहत के लिए हानिकारक है, तो इस पर सरकार जो है 200% टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है? कि ये जो हतोत्साहित हो, जो मार्केट में उपयोग हो रहा है इसको हतोत्साहित करने के लिए, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट जो है हमारे हेल्थ को ही अफेक्ट कर रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, मोटापा से लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसी के रोकथाम के लिए ही ये टैक्स लगाने की बात चल रही है। अनेक जो वैश्विक स्तर पर देश भी हैं, वेस्टर्न कंट्री, डेवलप्ड कंट्री हैं, जो इसको ऑलरेडी लागू भी कर चुके हैं। यहाँ पे आगे कहा जाता है, उदाहरण के लिए एचएफएसएस की बढ़ती खपत के कारण मधुमेह और मोटापे में वृद्धि के कारण समाज पर बाहरी लागत जो है, अतिरिक्त खर्च बोझ बढ़ रहा है, ठीक है। अतिरिक्त खर्च का जो है लगातार बोझ जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोटापे के कारण और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिससे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति का या गरीब व्यक्ति का जो बोझ है वो अतिरिक्त बोझ के कारण खाली हो रहा है, जिससे कि पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल व्यय की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि हेल्थ के लिए अतिरिक्त खर्च बढ़ जा रहा है, जिससे कि आयुष्मान भारत योजना जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा के वित्त पोषण के लिए ऊंचे करों के माध्यम से वहन किया जाता है। इस बीच उपभोक्ताओं की सीमित समझ से उपजी आंतरिकताएं उसके बाद आक्रामक विपणन से प्रभावित होकर खुद को अनजाने में नुकसान पहुंचाती है। कर हानिकारक उपभोग की आदतों पर अंकुश लगाने के लिए एक लक्षित, और यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो टैक्स है वो हानिकारक, जितने भी हम लोग हानिकारक उपभोग कंजम्पशन कर रहे हैं फूड का, उसी को अंकुश लगाने के लिए एक लक्षित और प्रभावी साधन प्रदान कर सकता है, जिससे कि हमारा जो बोझ है स्वास्थ्य पे वो कम हो सके, ठीक है। तो ऐसे करों को लागू करने के लिए विभिन्न देशों में आशाजनक परिणाम सामने भी आए हैं, जिससे कि अस्वास्थ्यकर वस्तुओं की खरीद में कमी देखने को मिली है। जैसे तंबाकू, यहाँ पे एग्जाम्पल दे ही दिया गया है, तंबाकू और शराब जैसे अन्य हानिकारक सामानों के कराधान के विपरीत यहाँ पे इसके टैक्सेशन, वहां पे टैक्स लगाया जाता है रेवेन्यू के लिए स्टेट के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको हतोत्साहित करना है, किसी भी हाल में इसको इसके बेचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। एचएफएसएस जैसे प्रोडक्ट को, कराधान को राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य विकल्पों के पक्ष में उत्पादों को और अधिक सुधारने के लिए, उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक राजकोषीय उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। तो कर दरों को भोजन के उत्पाद सुधारने को प्रोत्साहित किया गया, जैसे दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य संवर्धन लेवी, मतलब कि साउथ अफ्रीका हेल्थ प्रमोशन लेवी के द्वारा कहा गया हाल के रिपोर्ट में कि उच्च एसईएस कि जितने भी उच्च एसईएस का मतलब होता है कि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जितने भी अमीर लोग होते हैं, में देखी गई कटौती की तुलना में जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जो गरीब लोग हैं, उनके परिवारों में कर योग्य पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक की खरीद में बड़ी सापेक्ष कमी देखने को मिला। अमीरों से ज्यादा गरीबों में कमी देखने को मिला जब से टैक्स लगाया गया है एचएफएसएस प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, जिससे कि एक कर गैर प्रतिगामी हो गया है, ठीक है। तो कर दरों को भोजन की पोषण गुणवत्ता के आधार पर विभेद करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पाद सुधारों को प्रोत्साहित किया जा सके, इससे कि एचएफएसएस और उनके स्वास्थ्यप्रद विकल्पों के बीच एक सामान्य अवसर तैयार करने की जरूरत है, जिससे कि स्वास्थ्य संवर्धन
भोजन विकल्प अधिक किफ़ायती और सुलभ हो जाएँगे, ठीक है? जितने भी बेहतरीन खाने हैं, जो हेल्दी खाना है, वो सस्ते हो जाएँगे क्योंकि इस पे टैक्स लग रहा है और ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है क्योंकि इसको हतोत्साहित करना है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाना पसंद करेंगे, ठीक है? तो इसमें जीएसटी और पोषण सामग्री की बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे खूब बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज की गई है, जैसे नमकीन, स्नैक्स और एसएसबी जैसे अति प्रसंस्कृत मतलब कि ओवर प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर वर्तमान जीएसटी दरें पोषण संबंधी सामग्री के साथ पर्याप्त रूप से संरेखित नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जीएसटी जो है वो पर्याप्त रूप से बैलेंस नहीं है, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए 28% जीएसटी दर और 12% मुआवजा उपकर के साथ साथ एसएसबी पर कर लगाया गया और चीनी सामग्री को नजरअंदाज कर देता है। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है, सभी बातित पेय पदार्थों पर भी समान रूप से कर लगाए जाते हैं। इसी तरह जैसे फलों और चीनी की मात्रा के बावजूद जूस पर 12% की एक समान दर लागू की गई। वहीं नमकीन स्नैक्स पर नमकीन की मात्रा की परहेज किए बिना 12% का टैक्स लगाया गया। तो यहाँ पे बहुत से गाइडलाइंस का उपयोग नहीं किया गया है जीएसटी के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है। जो एचएफएसएस है उसके लिए एक अलग रेगुलेशन बनाने की जरूरत है, एक अलग पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिससे कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं इन उत्पादों के अलग अलग पोषण संबंधी प्रभाव पर विचार करने में विफल रहा है अभी भी जीएसटी। और इसीलिए स्वास्थ्य विकल्पों के पक्ष में उपभोग की टोकरी को बदलने पर सीमित प्रभाव दिखता है जीएसटी का, ठीक है? तो इसी के लिए भारत में जो है सही तरीके से टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, खासकर एचएफएसएस प्रोडक्ट्स पे। तो भारत में एचएफएसएस टैक्स को केवल एक आर्थिक और राजकोषीय नीति संबंधी चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे इस आर्टिकल में, ठीक है? और इसके क्या क्या लाभ होंगे, भारत में एचएफएसएस टैक्स के क्या क्या लाभ हैं, तो प्रभावी ढंग से डिजाइन किए गए बहुत से लाभ देखे जा सकते हैं, जैसे कि एक स्वस्थ भोजन विकल्प को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य पदार्थों को दोबारा तैयार करने के लिए निर्माताओं को प्रेरित करेगा और उसको एक सही मानदंड पर तैयार किया जाएगा, जिसमें कि शुगर हो गया, फैट हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, ये सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बोझ जो है वो कम हो जाएगा। स्वास्थ्य में जो अतिरिक्त खर्च हो रहा है, अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा और राष्ट्र की भलाई में बढ़ावा मिलेगा, देश विकास करेगा, देश स्वस्थ होगा, ठीक है? जब इसे पोषण साक्षरता को बढ़ावा देने और प्रभावी खाद्य लेबलिंग जैसे अन्य उपायों के साथ जोड़ा जाता है तो यह अधिक टिकाऊ, ठीक है, और न्याय संगत खाद्य प्रणाली बनकर अधिक वजन और मोटापे की बढ़ती महामारी से निपटने के लिए एक अधिक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करेगा। टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। क्लियर हो गया कि एचएफएसएस होता क्या है, ये सारे प्रोडक्ट्स क्यों हैं और ये टैक्स की क्यों उपयोगिता है, ठीक है? इसे ध्यान रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे नोट डाउन करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है? इसमें कहा जाता है इंडियाज इथेनॉल कॉन्यूंड्रम, मतलब कि भारत की जो इथेनॉल पहेली है उसे सुलझाने की आवश्यकता है। लगातार जो प्रयास किया जा रहा था कि इथेनॉल जो है लगातार बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी हाल ही में COP28 जो समाप्त हुआ है यूएई में, उसमें कहा गया कि दुबई में जो COP28 में 100 से अधिक देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का वादा किया है, ठीक है? तो ये कैसे होगा? 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स को 3 गुना करने का जो कार्य कर रहा है, उसको करने का जो कार्य करना है, उसमें भारत को अपने इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य के संबंध में एक कठिन राह का सामना करना पड़ रहा है अभी वर्तमान समय में। क्योंकि इथेनॉल का जो उत्पादन होता है गन्ना और मक्का, यही दो चीज़ों से होता है। तो गन्ना में भी जैसे कि चीनी अगर निकाल के किया जाता है इथेनॉल का उत्पादन, तो वो बहुत ही कम इथेनॉल उत्पादित होता है। और मक्का का अगर उपयोग किया जाता है इथेनॉल के बनाने के लिए, तो जो फूड के लिए आवश्यकता होती है या फिर जो पशु के लिए खाना की आवश्यकता होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसमें कमी आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसके समाधान के लिए क्या क्या किया जाए, इसी में आगे कहा जाता है कि जबकि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो होता है 2013-14 में 1.6% से बढ़कर 2022-23 में 11.8% हो गया, ठीक है? यहाँ पे क्लियर कहा जाता है वाइल इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल जो है वो इंक्रीज फ्रॉम 2013-14 से लगभग 10% बढ़ गया 10 सालों में, ठीक है? और 2025 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है जो इथेनॉल जो है वो 20% का लक्ष्य प्राप्त कर सके। 2022-23 में कम चीनी स्टॉक और इस वर्ष जो है गन्ना उत्पादन में भी कमी होने की आशंका के कारण जो है इस बार सरकार जो चाह रही है कि इथेनॉल का जो उत्पादन है वो
नहीं हो पाएगा। 20% का जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले बार जो है वो गन्ना का स्टॉक नहीं था पूरा, ठीक है, गन्ना का उत्पादन पूर्णतः नहीं हो पाया। इस बार भी असमान बारिश के कारण जो है वो गन्ना का सही से उत्पादन नहीं हो पाया, इसलिए जो इथेनॉल का जो है प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, यही बात यहाँ पे की जा रही है। उसके सरकार लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनाज आधारित इथेनॉल की एक बड़े मूव, मतलब कि बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। इथेनॉल डिस्टिलरीज की आपूर्ति के लिए मक्का का उपयोग करेगा। तो ये याद रखिएगा, गन्ना और मक्का ये दोनों चीजों से इथेनॉल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो मक्का जो हो गया, मक्का की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, इसको कहा जाता है NAFED, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF को हाल ही में प्राधिकरण इस परिवर्तन पर जोर देने का संकेत देता है और कहता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्का की खरीद की बात की जा रही है और एक संगठित मक्का चारा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि इथेनॉल के लिए आपूर्ति श्रृंखला को तैयार किया जा सके। हालांकि इससे अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक चुनौतियां पैदा होने की जोखिम है, ठीक है। जैसे कि इथेनॉल उत्पादन के लिए दो प्रमुख फीड स्टॉक गन्ना और मक्का का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ब्राजील में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का उपयोग किया जा रहा है इथेनॉल के लिए, और वहीं अमेरिका में मक्का का उपयोग किया जा रहा है। तो इन दोनों देशों में इथेनॉल का उत्पादन 2000 से तेजी से बढ़कर जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी और एक दशक तक एक निश्चित सीमित समय से ऊपर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात कहा जा रहा है कि अगर हम लोग गन्ना और मक्का का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी रिलेट करने लगता है जो हमारा वैश्विक स्तर पे तेल की कीमत है, ठीक है, ये भी इस पे रिलेट करने लगता है। तो इथेनॉल मिश्रित जो प्रतिस्पर्धी नहीं है, यह भारी सब्सिडी, यहाँ पे कहा जाता है कि इथेनॉल बनाने के लिए ये लाभकारी नहीं होता है, इसमें भारी सब्सिडी से प्रेरित होता है, एक धीमी प्रक्रिया है। और इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने और मकई के उपयोग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर जो है वो खाद, मतलब कि फूड की आपूर्ति, जैसे चाहे वो चीनी बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, वहीं मक्का के लिए फूड के लिए जरूरत है या फिर पशुओं के खाने के लिए उपयोग होती है। तो और फिर इथेनॉल के लिए, तो यहाँ पे संघर्ष जारी है खाद के लिए और खाने के लिए और ईंधन के लिए। लेकिन इथेनॉल के उत्पादन के लिए मकई का उपयोग सीधे भोजन और पशुओं के भोजन के रूप में इसके उपयोग को कम कर सकता है, और यह न केवल अनाज को ईंधन के रूप में मोड़ देगा बल्कि मांग पक्ष के माध्यम से खाद की कीमतों को कच्चे तेल की कीमतों से सीधे जोड़ देगा। यही बातें हम लोग शुरुआत में कर रहे थे। यहीं पे आगे कहा जाता है 2004 से 14 में एक दशक तक कच्चे तेल की जो बहुत ऊंची कीमतें रही, जिससे कि इथेनॉल और मक्के की जो कीमत है वो भी बहुत ऊंचाई पर रही, ऐतिहासिक ऊंचाई पर रही, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मक्के की ऊंची कीमत तेजी से अन्य अनाज बाजारों में फैल रही है, क्योंकि गेहूं जौ जैसे नरम अनाज जो है वो मक्के के विकल्प के रूप में पशुधन उद्योग में, मतलब कि अगर मक्का का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है तो मक्के के जगह पे जो मक्का उपयोग होता था पशुओं के खाने के लिए, अब उसके जगह पे गेहूं और जौ का उपयोग होने लगा। तो फिर से मार्केट में गेहूं और जौ का शॉर्टेज हो गया, इसी से फिर गेहूं और जौ का भी रेट बढ़ने लगा। इसी की बात की जा रही है। तो अमेरिका के विपरीत ब्राजील या फिर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के लिए गन्ना जो है वो अधिक स्पष्ट विकल्प है, जहां गन्ने की पैदावार अधिक होती है। इसका मतलब यह नहीं कि इथेनॉल के लिए गन्ने का उपयोग करने से पर्यावरण या फिर जो खाद्य की आपूर्ति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल सघन गन्ने की खेती, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है गन्ने की खेती के लिए, उसके तहत ही अधिक भूमि खाद्य उत्पादन को विस्थापित कर सकती है और साथ ही जल तालिकाओं को भी खराब करती है, मतलब कि जितने भी जल का संग्रहण होता है वहां पे जितने भी भूजल होते हैं उसके स्तर को भी कम करता है। लेकिन इन्हें उचित भूमि उपयोग नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आसानी से विनिमय अनाज के उपयोग से प्रेरित बाजार की गतिशीलता को नियंत्रित करना भी कहीं अधिक कठिन है, ठीक है। यही बातें यहाँ पे की जा रही है। तो इसका लक्ष्य क्या पूरा करना है? हालांकि भारत में 2017-18 में शुरू की गई विभेदक कीमत ने इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए सीधे गन्ने के, यहाँ पे दो बातें की जाती है, जैसे गन्ना का जो उपयोग है दो तरीके से किया जाता है। एक तो सीधा, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो इथेनॉल के उपयोग के लिए, और दूसरा जो है पहले गन्ने का रस निकाला जाता है और उसके बाद इथेनॉल बनाया जाता है। तो यही बात कहा जाता है 2017-18 में इसे बैन किया गया, ठीक है। 2017-18 में शुरू की गई विभेदक कीमत ने इथेनॉल को उत्पादन करने के लिए सीधे गन्ने के रस के उपयोग को प्रोत्साहित किया और भोजन बनाम ईंधन को बढ़ावा दिया, जो अन्यथा गन्ना आधारित इथेनॉल के मामले में अपेक्षाकृत कम था, ठीक है। तो जब चीनी निकालने बिना गन्ने के रस से उत्पादित इथेनॉल के लिए मूल्य प्रोत्साहन दिया गया तो एक प्रक्रिया जो इथेनॉल की काफी अधिक
उपज हुई, ठीक है। इससे इथेनॉल जो है ज़्यादा आने लगा जब हम लोग चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं गन्ना से। तो मिलों ने अधिक टिकाऊ गुड़ मार्ग को छोड़ दिया और यह जो है वो 2025 को ईबीपी लक्ष्य की ओर यात्रा को तेज करने का आग्रह करने लगा। जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक कि 20% का लक्ष्य प्राप्त कर लेना है इथेनॉल के लिए, जो पेट्रोल में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि इसका जो लक्ष्य तेज होता दिखा, लेकिन यहाँ पे एक कारण था, इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, वाले उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का 7 दिसंबर 2023 का आदेश एक सामयिक सुधारक कदम था। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का भविष्य जो है वो नाजुक खाद्य ईंधन व्यापार पर निर्भर करता और बढ़ती खाद्य की आवश्यकता और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के बीच यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है इथेनॉल का, ठीक है। और सरकार ने ईबीपी इथेनॉल का जो लक्ष्य है पर पुनर्विचार कर सकती है। अभी तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, डायरेक्ट जो है वो निकाला नहीं जा सकता है गन्ना से, ठीक है। अभी फिर भी मिनिस्ट्री इस पे बात कर रही है कि आगे का क्या विचार होगा और इस विरोधाभास को नियंत्रित करने के लिए इसे कैसे कम किया जाए। दूसरी ओर हमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की मांग को नियंत्रित करने के लिए शहरी डिजाइन और सौर ऊर्जा का जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है हमारा समस्या उत्पन्न हो रहा है इथेनॉल के उत्पादन से भी। जो गन्ना है इससे भी इनडायरेक्टली अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और जो मक्का है इससे भी डायरेक्टली उत्पन्न हो रही है समस्याएं। यहाँ पे तो जल का, गन्ना से तो डायरेक्ट जल का ही उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो जल जो होता है वो सीमित होता है और हर एक बार जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज लगातार एक खराब स्थिति में आ रही है, जिससे कि जो हम देख सकते हैं कि लगातार जो है वर्षा की अनियमितता बनी रहती है इससे, और जो भूमि जल स्तर है वो भी लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पे गन्ना की उपज जो है बुद्धिमत्ता नहीं है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं चीनी के उत्पादन पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और मक्का जो है, मक्का का अगर उपयोग कर रहे हैं हम लोग इथेनॉल के बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमारा फूड चेन प्रभावित हो जा रहा है। जो पशुओं के आवश्यक खाद्यान्न है वो प्रभावित हो जा रहे हैं और इसके स्थान पे गेहूं और जौ का उपयोग किया जाने लगा है, जो पशुओं के लिए आवश्यक खाना खाने के लिए, ठीक है। तो इससे हो रहा है कि गेहूं और जौ का भी बाजारों में दाम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।